हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। जैसा कि आप सबको मालूम है 25 मई को यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का प्रीलिम्स है। ठीक है, और आज क्या डेट है? 1 मई। इट मीन्स 24 डेज जो हैं ये बाकी हैं। अब ये जो 24 डेज हैं, ठीक है, इनको हमें कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है, कैसे हम स्ट्रेटेजी बनाए ताकि हमारे जो सब्जेक्ट हैं, है ना, वो कवर हो जाए, है ना, एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाए, सब कुछ जो आपको लग रहा है बिखरा हुआ है वो कंसोलिडेट हो जाए। लास्ट टाइम में क्या होता है, हमको ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ जो पढ़ा हुआ है वो हमको याद नहीं है ना, सब कुछ हम भूल चुके हैं एंड जो भी पढ़ा है वो कंसोलिडेट नहीं हो पाया है, ऐसा हमको लगता है ना, और लगना भी चाहिए, है ना, क्योंकि एग्जाम इतना बड़ा है ना, सिलेबस जो इतना वास्ट है कि आप सोचते हो कि सब कुछ कवर कर लें, लेकिन सब कुछ कवर करना यहाँ पर काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, कवर भी कर लो तो उसको कंसोलिडेट करना वो भी डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो 24 डेज है इसमें हमको कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है ना, ताकि हम हर एक सब्जेक्ट को कवर कर लें, ठीक है, कंसोलिडेट कर लें, ताकि हम एक कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बैठ पाए। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ प्राइमरी सब्जेक्ट हैं, कुछ सेकेंडरी सब्जेक्ट हैं, है ना, किनको हमें टारगेट करना है पहले वो हम देखेंगे। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है उनके अंदर हमको क्या क्या टॉपिक्स को देखना है ना, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, ताकि आप यदि कोई भी सब्जेक्ट उठाएं तो आप सब कुछ पढ़ने ना बैठे, है ना, क्योंकि क्या होता है 20% सिलेबस से आप देखेंगे 80% ऑफ क्वेश्चन आते हैं। अभी 20% सिलेबस कौन सा है ना, वो हमको जानना जरूरी है ताकि हम 80% ऑफ क्वेश्चन को टारगेट कर पाए। नहीं तो आप सब कुछ पढ़ने जाओगे, ठीक है, लेकिन वहां से क्वेश्चन आता ही नहीं। यदि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं और आप नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के टाइम पर, तो आप बेवकूफी कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ क्या चीज हमको पढ़ना है, क्या चीज नहीं पढ़ना है ना, कौन से सब्जेक्ट जो है उनको प्रायोरिटी देना है ना, कौन से प्राइमरी सब्जेक्ट है, कौन से सेकेंडरी सब्जेक्ट है। ओके, तो देखो प्राइमरी सब्जेक्ट कौन से आपके, प्राइमरी, एंड सेकेंड है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी में आपका आएगा पॉलिटी, सेकेंड है आपका इकोनॉमी, थर्ड है आपका ज्योग्राफी, एंड फोर्थ है आपका हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में भी आप देखेंगे एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट हैं। सेकेंडरी में आपका आएगा इन्वायरमेंट, साइंस टेक, एंड आईआर। तो ये कुछ सब्जेक्ट हैं आपके जो प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं। ओके, तो देखो हमको क्या करना है, हमको पॉलिटी जो है इसको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। ओके, सेकंड प्रायोरिटी आपको इकोनॉमी को देनी है, थर्ड आपकी ज्योग्राफी, एंड फोर्थ आपकी आएगी हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी आपको सबसे ज्यादा टाइम अभी किसको देना है, आपको एंशिएंट एंड मिडाइवल को देइए, क्योंकि मॉडर्न का जो वेटेज है वो थोड़ा कम हो चुका है। ओके, एंशिएंट एंड मिडाइवल आर्ट एंड कल्चर पर यूपीएससी ज्यादा फोकस कर रहा है, तो उसको एक बार देखिए। ओके, एंशिएंट एंड मिडाइवल में हमको क्या पढ़ना है वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाए। ओके, जब ये प्राइमरी सब्जेक्ट आपके हो जाए उसके बाद आपको जाना है सेकेंडरी सब्जेक्ट पर। ठीक है, ये मत करना पहले सेकेंडरी सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिए उसके बाद आप प्राइमरी में जा रहे हैं। ये जो सब्जेक्ट है यही आपके कट ऑफ डिसाइड करते हैं। ओके, यहाँ से जो बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टैटिक क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। ओके, अब देखो उसके बाद आपको जाना है इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट हो जाए, है ना, उसके बाद साइंस टेक, फिर आईआर। इन्वायरमेंट में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो मैं आपको बकायदा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। अब देखो ये जो सब्जेक्ट है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि ये जो सब्जेक्ट है यदि आपने अभी तक 2-3 बार रिवीजन हो गया होगा आपका, है ना, यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपका 2 या 3 बार रिवीजन हो गया होगा, ये लास्ट रिवीजन आपका जाना है। तो जो लास्ट रिवीजन होता है उसमें हमें ऐसा नहीं होता कि हम 1 वीक दें किसी भी सब्जेक्ट को, है ना, 2 या 3 दिन हमको ऐसा देना पड़ता है, 2 या 3 दिन में आपका कंप्लीट हो जाए। तो देखो पॉलिटी जो है, पॉलिटी को आपको देना है कितना, 3 डेज, इकोनॉमी के लिए 3 डेज, ज्योग्राफी 3 डेज, इन्वायरमेंट 2 डेज, साइंस टेक 2 डेज, आईआर 2 डेज। ठीक है, आईआर के लिए 2 डेज मैंने बहुत ज्यादा दे दिए, है ना, इसको 1 डे एक दिन में आप खत्म कर सकते हैं, है ना, लेकिन यदि किसी की मैपिंग अच्छी नहीं है तो आप 2 दिन में यहाँ पर आप कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए इसका रिवीजन। एंड हिस्ट्री जो है इसको आप दीजिए 5 डेज, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा बड़ा है। टोटल आप देखेंगे कितना डेज हो गया, 9, 6, 15 एंड 20 डेज में आपका एक बार कंप्लीट रिवीजन हो चुका है। 20 डेज में आपका कंप्लीट रिवीजन हो चुका है, अभी भी 4 डेज बाकी है।
है ना। अभी जो लास्ट के 4 डेज है इसमें आपको क्या करना है ना, ये मैं आपको बताता हूँ। अब जो लास्ट के 4 डेज है इसमें आपको जो पीवाईक्यूज है ना, पीवाईक्यूज जो है इनको देखिए कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है, ठीक है। लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पीवाईक्यूज जो है यही आपका जो एप्टीट्यूड होता है क्वेश्चन सोल्व करने का, वो आपका यहीं से डेवलप होने वाला है। तो जो लास्ट 4 डेज है इसमें आपको पीवाईक्यू करना है, सेकंड मैपिंग करनी है, थर्ड जो आपके वीक एरियाज है ना, जो आपको लगता है कि आप भूल जाते हैं, है ना, जिसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको सही से है नहीं, है ना, जो लगता है कि बार बार आपको देखना पड़ रहा है, तो वो चीज आप देखिए। ओके, तो ये 3 चीज आपको करनी है लास्ट के 4 डेज में। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए लास्ट मंथ में एग्जाम से पहले। ओके, कितने डेज किसको असाइन किए हैं वो मैंने आपको बता दिया, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, एंड लास्ट के 4 डेज जो है इसमें हमको क्या करना है ये आपने देख लिया। और एक और चीज, 25 मई को यदि एग्जाम है तो 24 मई को आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है ना। 24 मई को आपको रेस्ट करना है, आराम कीजिए। यदि आप सोचे कि हम रात भर पढ़ें, है ना, 24 मई को भी रात भर पढ़ें और सुबह सीधे एग्जाम देने जाएं, है ना, सोना ही नहीं है हमको, ये गलती मत करना। क्योंकि यदि आप सोगे नहीं तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि ये जो एग्जाम है पीसीएस का एग्जाम नहीं है कि जो आपने पढ़ा है और वहां एग्जैक्टली आ गया। ये जो एग्जाम है इसमें क्या होता है, यदि आप फ्रेशर हैं या आपका 5th अटेम्प्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए एक ही जैसा पेपर है ना। किसी को भी 30 to 35 से कोई ऊपर क्वेश्चन किसी को नहीं आते। उसके ऊपर आपको चलाना है दिमाग। वो दिमाग कब चलेगा, जब दिमाग शांत होगा, है ना, जब आपने पूरी नींद ली है, ओके, तब आप वहां पर दिमाग चला पाएंगे। तो लास्ट डे जो है 24 मई, उस दिन आपको रेस्ट करना है ना, अच्छे से नींद लेनी है, प्रॉपर नींद लेकर आपको एग्जाम देने जाना है। एंड एक और चीज मुझे आपके साथ शेयर करनी है, ये जो प्रॉब्लम है सबके साथ हो रही है ना, जो मेरे कोर्स के स्टूडेंट हैं उनके साथ भी हो रही है, और जायज है जो यूट्यूब पे आप लोग हैं आप सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रही होगी। आपको लग रहा होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो भूलते जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पीछे इकोनॉमी भूल गए, वापस जब इकोनॉमी पढ़ने गए तो पॉलिटी भूल गए। ये प्रॉब्लम सबके साथ हो रही होगी इस टाइम पर, और जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा ये प्रॉब्लम आप सबके साथ होना स्टार्ट होगी, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो हमको पैनिक होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है कुछ बड़ी चीज नहीं है ना, ये नेचुरल है, सबके साथ होता है, चाहे आप फ्रेशर हो या आपका 5th अटेम्प्ट हो या लास्ट अटेम्प्ट हो, है ना। यदि आपने 3 बार एग्जाम निकाल भी लिया है उसके बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि आप सब कुछ भूलते जा रहे हैं। आपने पॉलिटी पढ़ा, इकोनॉमी भूल गए, है ना, ज्योग्राफी पढ़ा, पॉलिटी भूल गए, इस तरीके से आपको चलता रहेगा। और ऐसा नहीं है कि सब आपके साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ भी होता है ना। लेकिन क्या होता है, जो भी चीज आप पढ़ते हैं तो आप सोच रहे हैं कि आपके टिप पर रहे हो, है ना, किसी ने क्वेश्चन पूछा आप तुरंत बता दें, है ना, सब कुछ आपको रटा हो, ऐसा नहीं होता, है ना। आप एआई नहीं हो, आप मशीन नहीं हो, आप हो ह्यूमन। तो सब कुछ आपके एकदम दिमाग में फिट नहीं रहेगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं एकदम दिमाग में रहे, है ना। पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, सब कुछ दिमाग में, ऐसा नहीं। जो भी आप पढ़ते हैं वो बैक मेमोरी में चले जाता है, ठीक है। जब आप क्वेश्चंस देखते हैं, है ना, उसके बाद आपको एकदम क्लिक करेगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, क्वेश्चन देख के आपको याद आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप सब कुछ पढ़ रहे हैं, है ना, 6-7 सब्जेक्ट जितने भी सब आपके टिप पर रहे, नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, और ये प्रॉब्लम यदि आपके साथ हो रही है तो ये अच्छी चीज है ना, मतलब आप सीरियस स्टूडेंट है इसलिए आपके साथ हो रही है, आपने पढ़ाई की है। यदि आपने पढ़ाई नहीं की है तो आपके साथ ये प्रॉब्लम ही होगी नहीं, ठीक है। तो यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो ये प्रॉब्लम होना जायज है, ओके, और ये नेचुरल है। इसको डील कैसे करना है, तो इसके लिए आप सोचिए कि जो भी आपने पढ़ा है आपके बैक मेमोरी में, है ना, आपके पास यदि क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। यदि आपको अभी ऐसा लग रहा है कि मैंने पॉलिटी पढ़ी और मैं अब इकोनॉमी पढ़ने जा रहा हूँ तो पॉलिटी भूल जा रहा हूँ, तो ऐसा कीजिए कि तुरंत आप एक पीवाईक्यू उठाइए, उसे सॉल्व कीजिए पॉलिटी का, आपसे तुरंत सॉल्व होगा, ठीक है। जो भी चीज आपने पढ़ी वो तुरंत रिकॉल होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारा माइंड इस तरह ही फंक्शन करता है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज मुझे बताना था, क्योंकि काफी बड़ी प्रॉब्लम है, हर एक स्टूडेंट के साथ हो रही है, और एग्जाम जैसे जैसे पास आएगा हर एक स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होने वाली है। और ये जब प्रॉब्लम बढ़ेगी पैनिक होना स्टार्ट होंगे, और लास्ट में ऐसा लगेगा कि एग्जाम हमको देना ही नहीं चाहिए इस साल, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट ही नहीं है, जो भी पढ़ा है वो कंसोलिडेट नहीं है। ओके, तो ये सब फील आना स्टार्ट होगा एग्जाम से कुछ दिन पहले, और अभी 1 महीना बाकी है, यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो चुका है लोगों के साथ। ओके, तो ये याद रखना, ये नेचुरल चीज है, इसको ओवरकम कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है ना। ये सोचिए
कि जो भी आपने पढ़ा है वो सफिशिएंट पढ़ा है, जो भी पढ़ा है वो आपके बैक मेमोरी में, आपके पास क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लोगे। ओके, तो यहाँ तक हमने क्या क्या देख लिया कि कौन से सब्जेक्ट को कितने दिन हमें एलोकेट करना है ना, लास्ट 4 डेज में हमको क्या प्लानिंग करनी है, और एक ये जो प्रॉब्लम है भूल जाने की, है ना, वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे कि कौन से एरियाज हैं, है ना, कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां से 80% क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट 75+ थीम्स हैं, है ना, यहाँ से आपको मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट में हमको क्या पढ़ना है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, है ना, तो ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन करना ये सब कुछ, है ना। और यदि ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से इसको डाउनलोड कर लेना। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स एंड टॉपिक बेस्ड ऑन पीवाईक्यू। फर्स्ट है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमको क्या पढ़ना है वो हम देखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट है हमारा बेसिक साइंस। बेसिक साइंस में आपको देखना है मेन फोकस किस पर, बायोलॉजी पर, जिसमें आएगा सेल, डीएनए, आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड वायरस में क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। सेल डिवीजन क्या होता है, मिटोसिस, मायोसिस, डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड सेल। बेसिक साइंस में सिर्फ आपको ये देखना है। यदि आपको ये सब आता है तो देखने की जरूरत नहीं है, और यदि नहीं देखा है तो एक बार इसको सिर्फ गो थ्रू कर जाइए कि भाई डीएनए आरएनए होता क्या है। जब आपको यही नहीं पता तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सेल क्या होता है, सेल वायरस में क्या डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सेकंड है आपका बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में जीन एडिटिंग, जिसमें आएगा क्रिस्पर केस9, जीएम क्रॉप, ट्रांसजेनिक एनिमल, एनिमल क्लोनिंग, स्टेम सेल, वैक्सीन्स, बीएनटी सेल। फिर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेसमेंट थेरेपी, यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना, 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो बायोटेक्नोलॉजी में आपको ये करना है। उसके बाद आपका आएगा स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ऑर्बिट्स जैसे कि जियोसिंक्रोनस, सन सिंक्रोनस, ठीक है, नेविगेशन सैटेलाइट जैसे कि नाविक, जीपीएस एटसेट्रा, है ना, ये आपको देखना है। लेग्रांज पॉइंट क्या होता है ये आप देखिए। लॉन्च व्हीकल, पीएसएलवी, जीएसएलवी, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ से पीवाईक्यूज पूछे गए। पीवाईक्यू के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी इतना बड़ा टॉपिक है, उसमें से सिर्फ हमको ये पढ़ना है। ओके, बायोटेक्नोलॉजी काफी बड़ा है, लेकिन जो मैंने आपको बताया सिर्फ आप उतना पढ़ लीजिए, आपको काम हो जाएगा। इंजन में आपको जैसे रैमजेट, स्क्रैमजेट, 2023 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। क्रायोजेनिक इंजन ये क्या होता है, स्पेस डेब्रीज, केसलर सिंड्रोम, स्पेस मिशन इन न्यूज, है ना, जो भी इस न्यूज में वो आप देख लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन जैसे इसरो, इन स्पेस, एंट्रिक्स, एनएसआईएल, ये देखिए। स्टार्स जैसे रेड जाइंट, नेबुला, है ना, यहाँ से हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है ना, 22, 23, 24 सब जगह यहाँ से क्वेश्चन पूछे। तो ये रेड जाइंट, नेबुला, ब्लैक एंड व्हाइट ड्वार्फ, पल्सार्स, ये क्या होता है ये देखिए। डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी में क्या डिफरेंस है, ब्लैक होल एंड इसकी जो टर्मिनोलॉजी जैसे कि सिंगुलैरिटी क्या है, इवेंट होराइजन क्या है, ये सब देखिए। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं, है ना, ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल वेव्स जो है ये यूपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना, ग्रेविटेशनल ग्लेंसिंग, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये आप देखिए। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना कवर करना है। उसके बाद देखिए नैनो टेक्नोलॉजी में कवर ऑल न्यू टेक्नोलॉजी इन न्यूज, ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी न्यूज में है नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो देख लीजिए। एंड इन यूपीएससी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, अनलेस देयर इज एन एब्सर्ड स्टेटमेंट द आंसर इज मोस्ट लाइकली ऑल करेक्ट, ये याद रखना। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। ओके, जो एप्लीकेशन होंगे, है ना, तो इसमें आप मैक्सिमम के साथ जाइए। आप उसको रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकते कि नैनो टेक्नोलॉजी ये नहीं कर सकता, अभी नहीं कर सकता, बाद में तो कर सकता है। लेकिन एग्जाम में एक चीज पर फोकस करना, ये रिसेंट डेवलपमेंट की बात कर रहा है ना। एग्जाम में लिख देता है, क्वेश्चन में लिख देता है कि रिसेंट, अभी के हिसाब से, है ना, अभी के हिसाब से ये कर सकता है नहीं कर सकता, तब आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं लिखा है ना, तो आप मैक्सिमम के साथ जाइए कि नैनो टेक्नोलॉजी भाई सब कुछ करेगा, आज नहीं कर रहा कल को करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है डिफेंस। डिफेंस में आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी जैसे कि सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक में क्या डिफरेंस है, बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस है। ओके, ये आप देखिए। वेरियस कंट्रीज मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, इसके टाइप क्या है, न्यूक्लियर सबमरीन, एसएसबीएन एंड एसएसएन सबमरीन क्या है,
है ना। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन क्या है, P-75 जो प्रोजेक्ट है ये क्या है, इनको आपको देखना है। आपका डिफेंस हो गया, ये डिफेंस में बहुत कम बताया है, डिफेंस काफी बड़ा है ना, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है। उसके बाद आता है हेल्थ। हेल्थ में आपको डिजीज कॉज्ड बाय वेरियस पैथोजन, जैसे कि वायरल, बैक्टीरिया, पैथोजन, फंजाई, ठीक है। फेट्स में जैसे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ट्रांस फेट्स, ये आप देख लीजिए, है ना। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक आपने ये सब पढ़ लिया होगा, है ना, लेकिन आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। उन बहुत कुछ में हमको ये पढ़ना है। आप लास्ट डेज में हमको एकदम इंपॉर्टेंट जो एरियाज हैं, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको टारगेट करना है। आपने हेल्थ में इससे ज्यादा पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन अभी हमको सिर्फ इतना पढ़ना है, ठीक है। डिफेंस में भी आपने इससे ज्यादा पढ़ा होगा, लेकिन अब जो लास्ट मंथ है इसमें आपको सिर्फ इतना पढ़ना है। ओके, आगे देखते हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये आप देख लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, 5G, लाइफाई, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट, ये आप देखिए। मेटावर्स, RFID, NFC, एज कंप्यूटिंग क्या होती है, 3D प्रिंटिंग क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है ना, ये आप थोड़ा देख लीजिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको अच्छे से देखना है। अभी कुछ रिसेंट डेवलपमेंट है वो भी आप जाके देखिए। एंड अदर्स में आपका जाएगा कॉपीराइट, पेटेंट, नोबेल प्राइज, जो भी न्यूज में। ओके, तो ये हो गया आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैंने काफी डिटेल में बताया है ना। यदि मैं यहाँ पे बोल देता कि सिर्फ डिफेंस ये थोड़ा देख लीजिए, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में हाँ बस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का नाम लिख दिया, हो गया, तो वो थोड़ा सा आपको समझ में भी नहीं आता। यहाँ पर मैं आपको एकदम डिटेल में लेकर आया हूँ हर एक चीज, तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि हाँ पढ़ना क्या है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना है, यदि मैं सिर्फ लिख देता बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है, उसमें क्या पढ़ना है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड है आपका पॉलिटी। पॉलिटी में हमको क्या पढ़ना है वो देखते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जैसे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है, 1919, 1935, ये आप देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी तो पढ़िए, लेकिन इनको आपको अच्छे से देखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रियम्बल, प्रियम्बल आपको पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट में क्या ऐड किया गया था वो आपको पता होना चाहिए। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14, 19, 21 एंड 32, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट में, है ना। फंडामेंटल राइट आपने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन अब लास्ट मंथ में आपको ये टारगेट करना है, ये अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। डीपीएसपी, डीपीएसपी जो है वो आपको पूरा याद होना चाहिए, कौन सा डीपीएसपी क्या बोल रहा है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, जैसे कि मैंने सीडीएस सीएपीएफ के क्वेश्चन देखे हुए है ना, उस तरीके से अभी सीएससी में नहीं पूछा गया। क्वेश्चन कैसे सेट कर रहे हैं कि भाई इसमें पूछा कि डीपीएसपी में क्या इंक्लूड है, ठीक है। यहाँ पर दे दिया 4 ऑप्शन, है ना, और इसमें मिला दिया फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी को मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया, पूछा कि इसमें डीपीएसपी कौन सा है, या फिर पूछ लिया फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा है। ओके, तो इस तरह एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है सीडीएस में, सीएपीएफ में। सीएससी में ऐसे अभी रिपीट नहीं हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन, सीएससी में भी आ सकते हैं। तो आपको डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी आपको याद होनी चाहिए। ओके, डीपीएसपी में कुछ अमेंडमेंट्स के थ्रू कुछ डीपीएसपी ऐड हुई हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, फंडामेंटल ड्यूटी का मैंने आपको बता दिया। शेड्यूल्स जो है ना, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शेड्यूल कौन से हैं, 5th, 6th एंड 10th, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, है ना, फेडरलिज्म के क्या क्या फीचर्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो लिमिटेड गवर्नमेंट होती है उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बोलते हैं। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे गए। फिर आता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले जो स्पीकर है ना, और डेप्यूटी स्पीकर है वो देखिए, ठीक है। चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन वो देखिए, लोकसभा राज्यसभा का, ये आपको पता होना चाहिए, इनके फंक्शन आपको पता होना चाहिए। सेकंड आता है आपका मनी बिल, ये क्या होता है ना, नॉर्मल बिल जो होते हैं, मनी बिल में क्या डिफरेंस है वो आप देखिए। मनी बिल एंड फाइनेंस बिल में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। लोकसभा एंड राज्यसभा की सेम पावर कौन कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए। एक्सक्लूसिव पावर कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पार्लियामेंट के जो प्रिविलेजेस हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है ना, ये याद रखना।
इनको आपको टारगेट करना है। जुडिशरी है ना, इसमें भी सबसे ज्यादा फोकस किस पर है, सुप्रीम कोर्ट पर, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बीच में, तो वो क्या पूछते हैं कि जो रिट जुरिस्डिक्शन है ये किसका ज्यादा है ना, तो जो हाई कोर्ट है इसका रिट जुरिस्डिक्शन जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। एंड इसमें एक और चीज याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की जो प्रोसीजर है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। एक जजेस इंक्वायरी एक्ट होता है 1968, उसमें मेंशन है कि जजेस को कैसे हटाना है। जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन है ना, कौन कौन से जुरिस्डिक्शन है वो आप देखिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपिलेट जुरिस्डिक्शन, है ना, ये जो जुरिस्डिक्शन है ये आप देखिए। एंड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक डिफरेंस क्या आता है जुरिस्डिक्शन को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है लेकिन हाई कोर्ट के पास नहीं है ना, ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए सीडीएस में, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ओके। बात करें एग्जीक्यूटिव, इसमें प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ये आपको देखना है। उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सबसे ज्यादा फोकस किस पर है, पंचायत पर। म्यूनसिपैलिटी से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पर आ रहे हैं, पंचायत पर। एंड पंचायत में भी आप जो कमिटीज देख रहे हैं जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है, अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राव कमेटी, इन कमिटीज से क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता है। बस नाम देख लो कि हाँ ये कमिटी जो है किससे रिलेटेड है, पंचायती राज से। अब इसके अंदर की जो प्रोविजन है ना वो पढ़ने मत बैठो, है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ मैंने देखा है ये गलती करते हैं कि पूरे प्रोविजन पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, ये हमको नहीं पढ़ना है। इनके नाम देख लो कि हाँ ये जो कमेटी किससे रिलेटेड है। यदि क्वेश्चन आया ऐसा कि कमेटी का नाम दे दिया, पूछा कि ये कमेटी किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए हाँ पंचायती राज से रिलेटेड है। इसके प्रोविजन को पूछने का ट्रेंड नहीं है यूपीएससी में, ओके। पंचायती राज जो है ये अच्छे से पढ़िए, पैसा एक्ट जो है ये अच्छे से पढ़िए, ओके। फिर आता है आपका शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, इनको देखना है आपको। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में क्या एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये कवर करना है हमको पॉलिटी में, ओके। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जिसका नाम है इकोनॉमी। इकोनॉमी में हमको क्या कवर करना है वो हम देखते हैं। देखो सबसे पहले आता है आपका मनी एंड बैंकिंग। मनी बैंकिंग में आपको टाइप ऑफ मनी देखना है, एनपीसीआई, सीबीडीसी, ये देखिए। मनी सप्लाई, M0, M1, M2, M3, M4 क्या होता है ये आपको देखना है। मॉनेटरी पॉलिसी में CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, SDF, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब देखिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स में बॉन्ड यील्ड, ऑपरेशन ट्विस्ट एंड GSEP, इनको देखना है। PSLC क्या होता है, US फेड टेपरिंग एंड इसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या होगा। RBI के बारे में देखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एंड NBFC, ये देखिए। NPS, RFC एक्ट 2002, IB एक्ट है ना 2016, बैड बैंक, इनको देखिए। बैंक बोर्ड ब्यूरो है ना, FSIB, फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम क्या है, इनको देखना है आपको। ये हो गया आपका मनी एंड बैंकिंग। सेकंड है आपका शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में आपको सिक्योरिटीज हो गए, टाइप ऑफ बॉन्ड्स हो गए, डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट क्या है ये आपको देखना है। शेयर्स हो गया, ADR, GDR। बजट, बजट में आपको देखिए ये जो आप देख रहे हैं मुनलाल सर के उसमें आपको ये डायग्राम मिल जाएगा, है ना। क्वेश्चन सिर्फ कैसा पूछ रहे हैं बजट में, ज्यादा टिपिकल पूछ ही नहीं रहे। उनको ये पूछना है कि भाई जो रिसीट है ना, रेवेन्यू रिसीट है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसीट है एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब जो रेवेन्यू रिसीट है इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है ना, इसमें आएगा टैक्स आएगा, एक नॉन टैक्स आएगा, ठीक है। टैक्स में क्या क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। नॉन टैक्स में क्या क्या इंक्लूड है ये पूछ रहे हैं, है ना। एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या है ये पूछ रहे हैं। बात करें कैपिटल रिसीट में क्या इंक्लूड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या इंक्लूड है ये पूछ रहे हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं। आपको यदि ये चार्ट याद है तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप जो बजट इस साल इंट्रोड्यूस हुआ है आप उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन बजट के अंदर जो पार्ट होते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड है वो आपको पता ही नहीं है ना। तो ये गलती मत करो, जो लास्ट टाइम है इसमें हमको इन चीजों पर फोकस करना है। और एक और चीज, मैंने अभी 2009 से लेकर 2024 तक के जितने भी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के इकोनॉमी के क्वेश्चंस एंड पॉलिटी के क्वेश्चन एंड एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चन जो हैं ये मैंने पोस्ट कर दिए है ना, अपलोड करते हैं यूट्यूब पर फ्री में, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ओके। उसमें मैंने आपको वैल्यू एडिशन भी करवाया है, क्वेश्चन को लॉजिक से कैसे सोल्व करना है, कुछ पैटर्न्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो सब कुछ मैंने आपको उस वीडियो में बताया हुआ है ना। अलग अलग वीडियोस हैं लेकिन एक वीडियोस में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हम 2009 से लेकर 2024 तक के मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे एंड उसके बाद ज्योग्राफी। तो आपका जितने भी क्वेश्चन हैं PYQs वो सब कवर होने वाले हैं।
ठीक है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, फ्री में मैंने अपलोड किया है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका बजट। इसके बाद देखिए डेफिसिट्स। डेफिसिट्स में आपको देखना है फिस्कल पॉलिसी, है ना, जैसे कि काउंटर एंड प्रो साइकिल फिस्कल पॉलिसी क्या है, टाइप ऑफ डेफिसिट जैसे रेवेन्यू, फिस्कल, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, क्राउडिंग आउट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है ना, ये आपको पता होना चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में एक विजिबल है, एक इनविजिबल है, इनके अंदर क्या क्या इंक्लूड है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। जो कैपिटल अकाउंट है इसमें भी इन्वेस्टमेंट है, लोन है ना, बैंकिंग है, इनके अंदर क्या क्या इंक्लूड है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, है ना, डायग्राम देख रहे हैं, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ से हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और कुछ नहीं करना, इनके अंदर क्या क्या इंक्लूड है बस वही तो देखना है, तो उतना तो आप देख सकते हैं। ठीक है, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट एंड कैपिटल अकाउंट क्या है ये देखिए, आईएफएससी क्या है, स्टरलाइजेशन क्या होता है, करेंसी एक्सचेंज रेट क्या है, करेंसी एक्सचेंज रिजिम जैसे कि फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग क्या होता है, आईएमएफ का जो एसडीआर है ना, ये देख लीजिए, आईएमएफ के बारे में पढ़ लीजिए, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, रीर एंड नीर, है ना, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आएगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में टाइप ऑफ इन्फ्लेशन क्या है वो देख लीजिए, इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल, इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होता है, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, आईआईपी, है ना, ये देखिए हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस है, इंडेक्स ऑफ आईआईपी एंड 8 कोर इंडस्ट्रीज, है ना, ये आपको देखना है। उसके बाद आता है अदर्स में हमको जीडीपी एंड जीबीए, एग्रीकल्चर, माइक्रो इकोनॉमी में प्राइस एंड डिमांड इलास्टिसिटी, टाइप ऑफ गुड्स, फॉर एग्जांपल गिफन गुड्स, वेलबन गुड्स, इंफीरियर गुड्स, ये क्या होते हैं इनको देखना है बस, आपका इकोनॉमिक कंप्लीट। अब देखो इकोनॉमिक कितना बड़ा है, लेकिन मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट है एकदम, है ना, वो मैंने आपको बताया, सिर्फ इतना देख लीजिए। 3 दिन लीजिए, 3 दिन में आपका इकोनॉमिक कंप्लीट हो जाना चाहिए, 3 दिन में पॉलिटी कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। यदि आपने अभी तक 2-3 बार रिवीजन कर लिया हो तो आराम से आपको 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हमको क्या कंप्लीट करना है वो देखते हैं। सबसे पहले बेसिक, बेसिक में आपको देखना है इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, बायोम, बायोस्फीयर, हैबिटेट, नीश, इकोटोन, एज इफेक्ट, ये आपको देखना है। ट्रॉपिक लेवल जैसे कि फूड चेन, फूड वेव क्या होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड देखिए, बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन में क्या डिफरेंस है, बायोटिक इंटरेक्शन, है ना, ये आपको देखना है, जैसे कि म्यूचुअलिज्म, मेंसलिज्म एटसेट्रा, ये सब देखिए। इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी, है ना, ये होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है, इनको देखना है। यह हो गया आपका बेसिक, ये आपको देखना है। इसके बाद आता है आपका वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, है ना, इनके क्या क्राइटेरियाज होते हैं, है ना, कैसे इनको नोटिफाई किया जाता है, कौन कर सकता है, ये देखना है आपको। एनटीसीए, है ना, इनको देखना है आपको। कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व में क्या डिफरेंस है, वेटलैंड एंड रामसर साइट, है ना, इनको देखना है आपको। इंपॉर्टेंट रामसर साइट जो न्यूज में इस साल वो देख लीजिए, एंड जितनी याद हो रही है उतनी याद कर लो, बाकी आप एलिमिनेशन कर सकते हैं वहाँ पे, है ना, कुछ याद है कुछ नहीं है तो आपको थोड़ा सा वहाँ से एलिमिनेशन करके आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। लेकिन आप सब कुछ रटने जाओगे तो वो मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रामसर साइट अब हो चुकी हैं। ओके, स्पीसीज इन न्यूज़, ये आप देख लीजिए, है ना, मैंने पीडीएफ अपलोड की हुई है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी न्यूज़ में स्पीसीज थी उसका आर्टिकल कट करके मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिया है, तो वो आप जाके डाउनलोड कीजिए, ठीक है, और वहाँ से जो स्पीसीज है उनको सर्च कर लीजिए, उसके बारे में पढ़ लीजिए। ओके, उसके बाद आता है आपका लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन में क्या क्या देखना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाटर एक्ट 1972, एयर एक्ट 1981 एंड एनजीटी एक्ट 2010। ये एक्ट आपको देखना है, एंड ज़्यादा डिटेल में मत जाना, ऊपर ऊपर देख लीजिए ये एक्ट किस बारे में है ना। आपको क्या देखना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, बाकी जो एक्ट है इनको थोड़ा सा आप ओवरव्यू ले लीजिए कि कौन सा एक्ट क्या बोलना चाह रहा है ना, क्या क्या प्रोविजन है, थोड़ा बहुत देख लीजिए। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ना, सीपीसीबी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एनटीसीए, एनबीए, डब्ल्यूसीसीबी, सेंट्रल जू अथॉरिटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी,
बर्ड वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये आपको देखना है। फिर आता है आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन, इसमें आपका जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल, जैसे कि UNFCCC, UNCCD, UNCBD, कन्वेंशन इन माइग्रेटरी स्पीसीज जैसे कि बॉन कन्वेंशन, है ना, CMS या बॉन कन्वेंशन बोलते हैं इसको, मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी, बेसल कन्वेंशन, रोटरडम कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, कार्टेजेना प्रोटोकॉल, नागोया कुआलालंपुर एंड नागोया प्रोटोकॉल, ये आपको कंप्लीट देखना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन हर साल देखने को मिल जाएंगे। एंड लास्ट है हमारा अदर्स में क्या क्या देखना है, क्लाइमेट चेंज, इसमें ग्रीन हाउस गैस क्या है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट, कोरल्स देख लीजिए, पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट एजेंट जो है वो देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट एजेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी। यदि आप इनको नहीं भी देखते तो भी आपका एग्जाम में काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप लॉजिकल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमको क्या पढ़ना है वो देखते हैं हम, है ना। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसमें माउंटेन देखिए, रिवर्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन, सॉइल, मिनरल्स, है ना, फिजियोग्राफिक डिवीजन, इनको आप देखिए। जियोमॉर्फोलॉजी में ओरिजिन ऑफ द अर्थ, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक्स, वोल्केनो, अर्थक्वेक, लैंडफॉर्म्स, ये आप देखना है। क्लाइमेटोलॉजी में एटमॉस्फेयर एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट, ये देखना है। विंड, क्लाउड, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन। ओशियनोग्राफी में ओशियन रिलीफ एंड द टेम्परेचर, सैलिनिटी, ओशियन करंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एलनिनो लानिनो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये आपको देखना है ज्योग्राफी में। ओके, इसके बाद आता है आपका इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में हमको क्या देखना है वो हम देखते हैं, प्लेसेस इन न्यूज, कन्फ्लिक्ट रीजन एंड प्लेसेस, जो भी कन्फ्लिक्ट रीजन है उन पर हमको ज़्यादा फोकस करना है। इंपॉर्टेंट एरियाज जैसे कि अफ्रीका, मेडिटेरियन सी एंड साउथ ईस्ट एशिया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अफ्रीका, इसको आपको देखना है, ठीक है। एंड एक और चीज़, जो UN की बॉडीज है ना, UN की जो स्पेशल एजेंसी है वो आपको देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया हमारा इंटरनेशनल रिलेशन। नेक्स्ट क्या है हमारा, हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है वो हम देखते हैं। तो हिस्ट्री में हम कवर करने वाले सबसे पहले, तो सबसे पहले हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में जो भी मैप्स हैं, है ना, NCERT में जो भी मैप्स हैं वो आप देखिए, जो भी साइट्स आप मैप में देखने को मिल रही है ना, वो आपको देखना है, रिपोर्ट है वो आपको देखना है। ओके, फिर आएगा आपका हड़प्पा। हड़प्पा की जितनी भी साइट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। अशोका के जितने भी रॉक एडिक्ट्स हैं, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, इसको कवर करना है होलिस्टिक, अच्छे से कवर कीजिए। नेक्स्ट है हमारा गुप्तास। गुप्तास में ट्रेवलर, है ना, कॉइन्स, पोर्ट्स, केव्स, टेम्पल, ये इंपॉर्टेंट है गुप्ता के। फिर है हमारा भक्ति एंड सूफी, एंड लास्ट है हमारा संगम एज। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हमको ये कवर करना है। इसके बाद आता है हमारा मेडाइवल हिस्ट्री, ठीक है। मेडाइवल हिस्ट्री में हमको कवर करना है, फर्स्ट है हमारा अर्ली मेडाइवल हिस्ट्री, इसमें हमको कवर करना है क्रोनोलॉजी। 7th सेंचुरी के बाद जो भी डायनेस्टी आ रही है ना, उनकी क्रोनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, कौन किसका कंटेम्प्ररी है। नॉर्थ के साथ साथ साउथ में कौन किसका कंटेम्प्ररी है ना, नॉर्थ साउथ में भी कंटेम्प्ररी आपको देखना है ना। ये नहीं करना कि सिर्फ नॉर्थ नॉर्थ में कंटेम्प्ररी देख लिया, नॉर्थ एंड साउथ में भी कंटेम्प्ररी कौन चल रहा है ये भी आपको देखना है। क्रोनोलॉजी आपको यहाँ पर अच्छे से पता होना चाहिए, कौन से किंगडम का कौन फाउंडर है ये आपको पता होना चाहिए, हर एक किंगडम का जो सबसे फेमस रूलर है इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको देखना है। दिल्ली सल्तनत, इसमें क्रोनोलॉजी देख लीजिए, खिलजी डायनेस्टी एंड तुगलक डायनेस्टी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मंगोल इन्वेजन किसके टाइम पर हुआ, तैमूर इन्वेजन, जो इन्वेजन की थीम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है UPSC के पर्सपेक्टिव से। अकबर में क्या देखना है आपको, आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, टर्म्स, है ना, ये आप देखिए। विजयनगर एम्पायर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हमको क्या कवर करना है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ओके, ये देखिए। सिविल एंड ट्राइबल अपराइजिंग है ना, इनको आपको देखना है। सोशल रिफॉर्मर मूवमेंट, ये देखिए। ब्रिटिश रिफॉर्म जो है ना, कौन कौन से रिफॉर्म लिए थे ब्रिटिशर्स ने, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म को भी आपको कैसे रिवाइज करना है, जैसे कि मान लो कि परमानेंट सेटलमेंट है ना, उसके बारे में आपको क्या पढ़ना है कि भाई परमानेंट सेटलमेंट जो है इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, कब किया, कहाँ पर किया, ठीक है। एंड इसमें किसको राइट्स दिए गए थे, है ना, राइट्स हेरिडेटरी थे या नहीं थे, बस इतना ही पढ़ना है।
इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। यदि आप स्टोरी पढ़ने जाएंगे तो अभी 1 साल और कम पड़ जाएगा। हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। ट्राइबल मूवमेंट है ना, अब स्पेक्ट्रम खोलेंगे तो इतने सारे ट्राइबल मूवमेंट है, सारे ट्राइबल मूवमेंट नहीं पढ़ना है। गिनती के 5-6 रिबेलियन से कुछ ट्राइबल अपराइजिंग इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उनको ही देखना है, ठीक है। उसी तरह सिविल अपराइजिंग है ना, कुछ इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उतना देखना है। जो गांधीयन मूवमेंट है ना, वो आपको देखना है। इंपॉर्टेंट बुक्स है ना, इनका आपको देखना है। इंपॉर्टेंट जर्नल्स जो है ना, किसने कौन से जर्नल्स पब्लिश किया है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। न्यूज़पेपर, बुक्स, जर्नल्स, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, तो इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया कि कौन से सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना है ना, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। 20 डेज में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी 4 डेज रिमेनिंग रहेंगे, एंड उन 4 डेज में हमको क्या करना है, उनको कैसे यूटिलाइज करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। एंड फिर उसके बाद स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम होती है ना, उसको हमने डिस्कस किया। एंड लास्ट में हमने हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या हमको कवर करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों तक, ताकि सब तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे, है ना। जिनको भी लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं और भूल जा रहे हैं, तो उनको भी इससे फायदा मिले, ये वीडियो देखने के बाद उनको भी एक पॉजिटिव फीलिंग आए। ओके, तो एंड करते हैं हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।